हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस को NCERT से पढ़ रहे हैं, तो क्लास 6 की बुक का लास्ट चैप्टर है हमारे चारों ओर वायु। आज क्लास 6 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं 7th की शुरुआत कर दूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस भी मैं करवा रही हूं, तो वो वीडियो भी देखिए। अभी से प्रैक्टिस करवाऊंगी तो आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा है अध्याय 6 में हमने यह सीखा कि सभी जीवों को वायु की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या आपने कभी वायु को देखा है? आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन निश्चय ही वायु की उपस्थिति कई तरीकों से अनुभव। वायु को तो किसी ने भी नहीं देखा है, लेकिन उसको अनुभव सभी ने किया है। यही यहाँ पर बताया जा रहा है। लिखा है इसे आप तब अनुभव करते हैं जब पेड़ों की पत्तियां खड़खड़ाती हैं या कपड़े सुखाने वाले तार पर लटके कपड़े धीरे धीरे हिलते हैं। पंखे के चालू होने पर खुली पुस्तक के पृष्ठ आवाज करने लगते हैं। वायु के बहने के कारण ही आपकी पतंग का उड़ना संभव होता है। क्या आपको अध्याय 3 का क्रियाकलाप 3 याद है, जिसमें आपने रेत और बुरादे को निष्पावन द्वारा अलग किया था? निष्पावन की प्रक्रिया बहती वायु में अधिक प्रभावी होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि तूफानों के समय वायु बहुत तेज गति से चलती है। कभी कभी तो यह पेड़ों को भी उखाड़ देती है तथा छतों के ऊपरी हिस्सों को भी उड़ाकर ले जाती है। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी आंधी आ जाती है बहुत तेज, जिसमें पेड़ उखड़ जाते हैं। जो टीन शेड होते हैं घरों के ऊपर रखे जाते हैं वो भी उड़ जाते हैं। तो ये किसके कारण होता है? वायु के कारण। आगे लिखा है क्या आप कभी फिरकी से खेले हैं? फिरकी आपने देखी होगी सभी लोगों ने। लिखा है क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया जा रहा है कि फिरकी कैसे बनाई जाती है और ये कैसे वायु में चलती है। ये आप देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार की फिरकियां यहाँ पर दिखाई गई हैं। अब फिरकी कैसे बनानी है चलिए पढ़ लेते हैं। बचपन में सभी ने फिरकी बनाई होगी और बनी बनाई भी मिलती है। आपने देखा होगा मेले में या कभी कभी बेचने वाले इस प्रकार की फिरकियां बेचते हुए आपको दिख जाएंगे। लिखा है चित्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार हम अपनी एक फिरकी बनाते हैं। फिरकी की डंडी को पकड़िए और उसे एक खुले क्षेत्र में भिन्न भिन्न दिशाओं में रखिए। इसे थोड़ा आगे पीछे कीजिए, देखिए क्या होता है। क्या फिरकी घूमती है? फिरकी को कौन घुमाता है? क्या इसे वायु नहीं घुमा रही? तो फिरकी को वायु ही घुमा रही है, ये आप लोगों को पता ही है। आगे लिखा है क्या आपने वात सूचक को घूमते हुए देखा है? यह उस दिशा में रुक जाता है जिसमें कि उस स्थान पर वायु चल रही होती है। ये होता है वात सूचक। आगे लिखा है क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है? तो इसे एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया जा रहा है कि कैसे हम पता करें कि हर जगह वायु उपस्थित है। तो लिखा है अपनी मुट्ठी बंद करें, इसके अंदर क्या है? कुछ नहीं। इसका पता लगाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप कीजिए। सबसे पहला क्रियाकलाप यहाँ पर लिखा हुआ है कांच की बोतल के साथ करना है। कांच की एक खुली हुई खाली बोतल लीजिए। क्या यह वास्तव में बिल्कुल खाली है या इसके अंदर कुछ है? अब इसे उल्टा कीजिए। क्या अब इसके अंदर कुछ है? अब बोतल के खुले मुख को पानी से भरी हुई बाल्टी में चित्र के अनुसार डुबोएं, इस तरीके से। आगे लिखा है क्या पानी बोतल के अंदर प्रवेश करता है? अब बोतल को थोड़ा सा तिरछा कीजिए। क्या अब पानी बोतल में प्रवेश करता है? क्या आप बोतल में से कुछ बुलबुले बाहर आते देखते हैं? यह बुदबुदाहट सुनाई देती है। क्या अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि बोतल के अंदर क्या था? तो बोतल के अंदर वायु भरी हुई थी। जैसे ही आपने बोतल को तिरछा किया तो वायु बुलबुलों के रूप में निकलती हुई आपको दिखाई दे रही है और पानी उसके अंदर भर रहा है। आगे लिखा है हाँ आप सही हैं, यह वायु है जो बोतल में उपस्थित थी। बोतल पूरी तरह से किसी भी प्रकार खाली नहीं थी।
वास्तव में इसे उलटने पर भी यह पूरी तरह से वायु से भरी हुई थी। इसलिए आप देखते हैं कि जब बोतल उल्टी स्थिति में होती है, पानी बोतल में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वायु के निकलने के लिए कोई जगह नहीं होती। जब बोतल को तिरछा करते हैं तो वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है और वायु के निकलने से खाली हुए भाग में पानी भर जाता है। आगे लिखा है, यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि वायु स्थान घेरती है। यह बोतल के पूरे स्थान में भर जाती है। यह हमारे चारों ओर उपस्थित है। वायु का कोई रंग नहीं होता, हम इसके आर पार देख सकते हैं। यह पारदर्शी होती है। ये आपको याद रखना है। हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है। इसे वायुमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु की एक पतली परत है और इसका जो विस्तार है पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है और इसे कहा जाता है वायुमंडल। आगे लिखा है, जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी की तल से ऊपर की ओर जाते हैं, वायु विरल होती जाती है। क्या अब आप विचार कर सकते हैं कि पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ क्यों ले जाते हैं? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, सांस लेने में परेशानी होती है, इसलिए ऑक्सीजन का सिलेंडर ऊंचाई पर अपने साथ ले जाना पड़ता है। अब लिखा है कि वायु किससे बनी है। ये तो जान लिया कि वायु पारदर्शी होती है, स्थान घेरती है और हमारे चारों ओर उपस्थित है, लेकिन ये किससे बनी है इसके बारे में बताया जा रहा है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है। प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया कि वास्तव में ऐसा नहीं है। वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है। यह मिश्रण किस प्रकार का है, आइए एक एक करके इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के बारे में पता लगाते हैं। तो वायु में क्या क्या उपस्थित होता है? सबसे पहले लिखा है जलवाष्प। उसके बाद सभी गैसों के बारे में बताया जा रहा है कि वायु में क्या क्या उपस्थित होता है। ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, धूल और धुआं भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में डिटेल में बताया गया है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, हमने पहले पढ़ा कि वायु में जलवाष्प विद्यमान होती है। हमने यह भी देखा है कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती हैं। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। तो जो जल चक्र है उसके लिए वायु में जलवाष्प की उपस्थिति अनिवार्य होती है। तो आगे बढ़ते हैं। वायु में ऑक्सीजन होती है, इसके लिए एक क्रियाकलाप लिखा हुआ है। तो क्रियाकलाप क्या है कि आप यदि मोमबत्ती जल रही है, यदि आप उसके ऊपर एक कांच का गिलास रख देते हैं तो मोमबत्ती जो है वह बुझ जाएगी। यही क्रियाकलाप में लिखा हुआ है। वायु में ऑक्सीजन उपस्थित होती है। कितने प्रतिशत होती है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे लिखा है, अपने शिक्षक की उपस्थिति में एक समान लंबाई की 2 मोमबत्तियां मेज पर लगाएं और उन्हें जला लें। इनमें से एक मोमबत्ती पर कांच का एक गिलास उल्टा करके रख दें। दोनों मोमबत्तियों को ध्यान से देखें। क्या दोनों मोमबत्तियां लगातार जलती रहती हैं या बुझ जाती हैं? आप देखेंगे कि जो मोमबत्ती गिलास से ढकी थी वह कुछ देर बाद बुझ जाती है, जबकि दूसरी मोमबत्ती जलती रहती है। इसका क्या कारण हो सकता है, विचार करें। तो जब आप गिलास से किसी मोमबत्ती को ढक देते हैं तो ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वह बंद हो जाती है, इसीलिए वह बुझ जाती है। तो यही आगे लिखा है, ऐसा प्रतीत होता है कि गिलास से ढकी मोमबत्ती इसलिए बुझ जाती है क्योंकि वायु का वह घटक जो मोमबत्ती के जलने में सहायक है वह सीमित है और मोमबत्ती जलने से कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है, जबकि दूसरी मोमबत्ती को लगातार वायु मिलती रहती है। वायु का वह घटक जो जलने में सहायक है वह ऑक्सीजन कहलाता है। तो वायु में ऑक्सीजन उपस्थित होती है। सबसे पहले बताया जलवाष्प की उपस्थिति, उसके बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति। अब लिखा है नाइट्रोजन, तो वायु में नाइट्रोजन भी होती है। चलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। लिखा है, मोमबत्ती के बुझने के बाद भी क्या आपने यह देखा कि वायु का एक बड़ा भाग अब भी गिलास में शेष रह जाता है। यह सूचित करता है कि वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते। वायु का एक बड़ा भाग
जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं हुआ नाइट्रोजन कहलाता है। यानी गिलास में मोमबत्ती की बुझने के बाद भी वायु का एक बड़ा भाग रह जाता है, लेकिन वह मोमबत्ती की जलने में सहायक नहीं होता, तो वह भाग क्या कहलाता है? नाइट्रोजन। तो ये आपको याद रखना है। अब पढ़ लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो लिखा है, एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है तो शायद आपने घुटन महसूस की होगी। यह घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा एकत्र होने के कारण हुई, जो कि लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण बनती है। हमारे चारों ओर की वायु का एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यह सलाह दी जाती है कि फसलों के अवशेष व सूखी पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इससे वायु प्रदूषित होती है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो फसल के सूखे अवशेष होते हैं उन्हें नहीं जलाना चाहिए। अब लिखा है धूल तथा धुआं। तो वायु में धूल और धुआं भी होता है। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। लिखा है, ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ गैसें एवं सूक्ष्म धूल कण होते हैं जो प्रायः हानिकारक होते हैं। इस कारण आप कारखानों में लंबी चिमनियां देखते हैं। ये चिमनियां हानिकारक धुएं तथा गैसों को हमारी नाक से तो दूर ले जाती हैं, लेकिन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के बिल्कुल नजदीक ले जाती हैं। वायु में धूल कण सदैव उपस्थित रहते हैं। तो वायु में धूल कण और धुआं भी होता है। तो जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, इनमें ये हानिकारक धुआं और गैस होती है। तो इसीलिए चिमनियां जो है लंबी बनाई जाती हैं, ताकि मानव को इस गैस से हानि ना पहुंचे, लेकिन पक्षियों को इससे हानि पहुंचती है। तो वायु में जलवाष्प उपस्थित है, ऑक्सीजन उपस्थित है, नाइट्रोजन उपस्थित है, कार्बन डाइऑक्साइड की थोड़ी मात्रा उपस्थित है और धूल तथा धुआं भी उपस्थित है। अब वायु में धूल कण की उपस्थिति को क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया जा रहा है। तो ये क्रियाकलाप पढ़ना आवश्यक नहीं है, यहाँ से पढ़ेंगे। लिखा है, अत्यधिक सर्दियों में आपने पेड़ की पत्तियों से छन कर आते हुए सूर्य के प्रकाश किरण पुंज को देखा होगा, जिसमें धूल कण नृत्य करते प्रतीत होते हैं। यह दर्शाता है कि वायु में धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारे नाक में छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा उपस्थित होते हैं। तो इसीलिए मना किया जाता है कि मुंह से सांस नहीं लेनी है, क्योंकि जब मुंह से सांस लेते हैं तो ये जो धूल कण होते हैं ये हमारे अंदर चले जाते हैं, जो श्वसन तंत्र को हानि पहुंचाते हैं। इसीलिए नाक से सांस ली जाती है, क्योंकि नाक में छोटे छोटे बाल और श्लेष्मा उपस्थित होते हैं, जो धूल कणों को अंदर जाने से रोकते हैं। आगे लिखा है, क्या आप उस पल को याद कर सकते हैं जब आपके अभिभावक ने आपको मुंह से सांस लेने के कारण डांटा हो? अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो हानिकारक धूल के कण आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। इससे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वायु में कुछ गैसें, जलवाष्प तथा धूल के कण विद्यमान होते हैं। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है। तथापि वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता हो सकती है। हम देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। वास्तव में ये दोनों गैसें मिलकर वायु का 99% भाग बनाती हैं। शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें एवं जलवाष्प होती है। तो आपको याद रखना है, नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%, ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। तो ये 99% भाग बनाते हैं वायु का। अब 1% में होती है कार्बन डाइऑक्साइड और जो अन्य गैसें होती हैं और जलवाष्प। तो ये आपको वायु की जो संरचना है ये आपको याद रखनी है। प्रश्न पूछा जाता है कि नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है वायु में, तो आपको याद रखना है 78%, ऑक्सीजन का 21% और शेष 1 में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें और जलवाष्प होती है। ये आपको याद रखना है। अब लिखा है, पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है? तो इसे एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया जा रहा है कि पानी में जो जीव रहते हैं उन्हें ऑक्सीजन कैसे मिलती है और जो मिट्टी में जीव रहते हैं उन्हें कैसे ऑक्सीजन मिलती है। तो चलिए क्रियाकलाप पढ़ लेते हैं। छोटा सा क्रियाकलाप है।
लिखा है किसी धातु या कांच के बर्तन में थोड़ा पानी लीजिए, इसको धीरे धीरे गर्म करें। पानी के उबलने से पहले सावधानी पूर्वक पात्र के अंदर की सतह को देखिए। तो आपको ये छोटे छोटे बुलबुले दिखाई देंगे पात्र की सतह से चिपके हुए। आगे लिखा है, क्या आप छोटे छोटे बुलबुले इससे चिपके हुए देखते हैं? ये बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं। जब आप पानी गर्म करते हैं तो घुली हुई वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है। आप पानी को यदि और गर्म करते हैं तो पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और अंततः उबलने लगता है। हमने अध्याय 5 और 6 में पढ़ा कि जो जीव पानी में रहते हैं वह श्वसन के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो अब आप समझ गए कि पानी में ऑक्सीजन की उपस्थिति को कैसे पता किया। पानी को गर्म किया तो छोटे छोटे बुलबुले दिखाई दिए। ये क्या होती है? पानी में घुली हुई वायु होती है और यही वायु जो है जीवों द्वारा उपयोग की जाती है जो जीव पानी में रहते हैं। अब आगे लिखा है, जो जीव गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं उन्हें भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्या ऐसा नहीं है कि वे सभी श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक वायु कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पानी में जो जीव रहते हैं उनके बारे में तो पता कर लिया, लेकिन जो मिट्टी में रहते हैं वो कहाँ से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं इसके बारे में लिखा है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, एक बीकर या कांच के गिलास में सूखी मिट्टी का एक ढेला लीजिए, इसमें पानी डालिए, अवलोकन कीजिए क्या होता है। क्या आप मिट्टी से बुलबुले निकलते हुए देखते हैं? ये बुलबुले संकेत करते हैं कि मिट्टी में वायु होती है। जब मिट्टी के ढेले पर पानी डाला जाता है तो उसमें विद्यमान वायु विस्थापित हो जाती है जो बुलबुलों के रूप में दिखाई देती है। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव एवं पौधों की जड़ें श्वसन के लिए इसी वायु का उपयोग करते हैं। मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी मांद या छिद्र बना लेते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर व बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है। लेकिन जब भारी वर्षा होती है तो इन छिद्रों एवं मादों में वायु की जगह पानी भर जाता है। इस स्थिति में जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को सांस लेने के लिए जमीन पर आना पड़ता है। कब आना पड़ता है? जब पानी बरसता है और जो वायु की जगह है उस जगह पानी भर जाता है। तो यही कारण है कि केंचुए जो होते हैं भारी वर्षा के समय जमीन से बाहर आ जाते हैं। आगे लिखा है, क्या आपने कभी यह सोचा है कि सारे जीवों के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करने के बावजूद वायुमंडल की ऑक्सीजन समाप्त क्यों नहीं होती? वायुमंडल में ऑक्सीजन को कौन प्रतिस्थापित करता है? तो चलिए इसको पढ़ते हैं। यही लिखा हुआ है कि सभी ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं फिर भी ऑक्सीजन जो है समाप्त नहीं हो रही है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अध्याय 7 में हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ चुके हैं। इस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अधिक से अधिक पौधे लगाए जाएं। यह वास्तविकता है कि जंतु पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते। पौधों एवं जंतुओं के द्वारा श्वसन तथा पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं, क्योंकि पौधे ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं और इसी ऑक्सीजन का प्रयोग जंतुओं द्वारा श्वसन क्रिया में किया जाता है। आगे लिखा है, अब हम यह अनुभव कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या वायु के कुछ अन्य उपयोग भी हैं? क्या आपने पवन चक्की के बारे में सुना है? ये पवन चक्की आप देख सकते हैं। वायु पवन चक्की को घुमाती है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने तथा आटा चक्की को चलाने में होता है। पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करती है। वायु नावों को खेने में, ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज को चलाने में सहायता करती है। पक्षी, चमगादड़ तथा कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं। वायु बहुत से पौधों के बीजों तथा फूलों के पराग कणों को इधर उधर फैलाने में सहायक है। जल चक्र में वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अच्छा लेसन था। वायु कितनी महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, इसके बारे में जाना। वायु में कौन कौन सी गैसें उपस्थित होती हैं, इसके बारे में जाना। और
और वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कैसे बना रहता है, संतुलित बना रहता है, और वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, पौधों के द्वारा, पेड़ पौधों के द्वारा बना रहता है। तो इसीलिए अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, क्योंकि ये जीवों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। तो अच्छा लेसन था। इसके साथ ही आज क्लास 6 कंप्लीट होता है। क्लास 6 में कुल 11 लेसन थे और मैंने सभी लेसन कंप्लीट करवाए, एक भी लेसन मैंने नहीं छोड़ा। किसी भी लेसन में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके साथ ही साइंस के प्रैक्टिस वाली वीडियो भी देखते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास 7 की शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।